हेलो इंडिया, हेलो हिंदुस्तान। आप सबों को ढेर सारा नमस्कार, ढेर सारा प्रणाम। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। अब जो है सो मैं भींगी पलके का तीसरा पार्ट आज आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। अब तक आप लोगों ने जैसे देखा कि अब तक आप लोगों ने देखा कि कैसे सुधांशु उस बूढ़ी औरत का अपमान देख तिलमिला जाता है, उसके घर तक पहुंच जाता है, उसके बारे में हर कुछ जानने को उत्सुक है। उधर बिमला देवी भी उसे अपने जीवन की हर बातें इस तरह से बता रही है मानो उसे बरसों से जानती हो। दोस्तों, ऐसे ही कहते हैं इंसान और इंसानियत। बिमला देवी की पूरी जिंदगी रोते ही बीती, उसकी पलकें सदा भींगी ही रही। कभी भी किसी ने उसे पूछने की कोशिश नहीं की, ना ही उसके अंतर्मन में झांकने की कोशिश की। आज सुधांशु के प्यार भरी बातें उसके अंतर्मन को छू सी गई, मानो बरसों से तपते रेत में वर्षा की कुछ बूंदें पड़ गई हो। और इस तरह से वो हर बात उसे बताती चली गई मानो वो उसका अपना ही सगा बेटा हो। बिमला बोलती है, मैंने अपनी बेटी को एक राजकुमारी की तरह पाला, कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मेरी बेटी मन्नू बहुत ही खूबसूरत एक परी ही तो है। हाँ, मेरे प्यार में थोड़ा बहुत जिद्दी जरूर हो गई है। उसे एक अमीर लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम अंशुमन था। पढ़ाई खत्म होते ही मुझे उसके शादी की चिंता सताने लगी, पर अंशुमन के माता पिता बहुत ही अमीर थे, शादी होना मुश्किल था। उस समय मैंने पहली बार अपनी बेटी को फूट फूट के रोते हुए देखा। मैं अंदर तक सिहर गई। दादी, माँ और अपने बचपन से जवानी तक का सफ़र मेरे आँखों के सामने तैर गए। मैंने अपनी बेटी को प्यार किया और उसे काफ़ी प्यार से समझाया और उससे वादा किया कि दोबारा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी। मैंने अंशुमन का पता लिया और उसके घर जो है सो पहुंच गई। पहले तो उसके परिवार के सभी लोग चीखते चिल्लाते रहे, पर मैंने चू तक नहीं की और ना ही उनके घर से उठी। मैंने कहा, सेठ जी, जमाना बहुत बदल गया है, बच्चे एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। माना हम गरीब हैं, पर मेरी बेटी में एक देशभक्त सिपाही का खून है। मैं खुद एक फौजी की बेटी हूँ। हमारा इतना ही परिचय हमें अमीर बनाने के लिए काफ़ी है। फिर भी अगर आपको दान दहेज कुछ चाहिए तो बताइए, मैं कोशिश करूँगी, पर मेरी बेटी का दिल मत तोड़िए। मैंने अब तक बचपन से पूरा जवानी तक का सफ़र रोते हुए काटा है। मेरी पलकें सदा भींगी ही रही, पर मैं अपनी बेटी के पलकों पे एक भी आंसू नहीं देख सकती। आप रहम कीजिए हम पे। पता नहीं अंशुमन के पिताजी ने क्या सोचा क्या नहीं। कहा 25 लाख का इंतजाम हो जाएगा तो शादी कर दूंगा। मैं खुश हो गई। कहा कोशिश करूंगी। सेठ खुद में खुश होता हुआ बोला, जाओ जाओ, 5 लाख की तो औकात नहीं, 25 का इंतजाम कैसे होगा? आप वचन दीजिए, मुकरिएगा तो नहीं? हाँ, मैं वचन देता हूँ। मैं खुशी खुशी घर आ गई और अपने पुराने गांव गई। गांव की तो काया ही पलट गई थी। अब उस गांव की जगह एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर था। मुझे अपने गांव, घर और ज़मीन के दाम ज़रूरत से ज़्यादा ही मिल गए। पैसे बहुत ज़्यादा मिल गए थे मुझे। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैं घर आके अपने शहर में रखे गए बैंकों में जो पैसे रखे थे उसे भी निकाल लिए और सब पैसे मिला करके मेरे पास पूरे 50 लाख रुपए हो गए थे। मैंने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी शहर से ही कर दी, पर समधी साहब को ये गवारा नहीं हुआ। विदाई के समय एक वचन और ले लिया कि शादी तो हो गई तुम्हारी बेटी की, हमारे घर राज करेगी, पर हमारा तुमसे कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा और ना ही हम लोग तुम्हारे घर आएंगे और ना ही तुम कभी आना। यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं करना। अगर मंजूर हो तभी विदाई होगी,
वरना तुम अपनी बेटी को लेके अपने घर जा सकती हो। मैंने काफ़ी हाथ जोड़े, बहुत ज़्यादा रोई, चीखी चिल्लाई, कहा सेठ जी, मेरी बेटी के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। पर उनके कानों पे जू तक नहीं रेंगी। मरता क्या ना करता, मैं भी विवश थी, इसलिए रो धो के वापस आ गई। तब से आज तक 10 साल हो गए हैं। मन्नू को एक बेटा और एक बेटी है। इतने सारे उत्सव हुए, पर ना ही कभी वो लोग आए, ना ही मैं कभी उनसे मिली। बस कभी कभी 1-2 चिट्ठी आ जाती है। आज बिमला अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। उसने सारी बातें सुधांशु से बता दी थी। सुधांशु चौंका। क्या, सिर्फ चिट्ठी? ये तो अन्याय है। आप मोबाइल से बात क्यों नहीं कर लेती हो? मोबाइल? बिमला देवी हंस पड़ी। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा मन्नू के सिवा है ही कौन? जब उसी से बात नहीं करनी है तो फोन का क्या करूंगी? एक तो ये आंखें झपकाने की बीमारी, ऊपर से बुढ़ापा, अब तो काम भी नहीं होता। अब तो बस पति का पेंशन और ले दे के ये घर, जिंदगी जैसे तैसे कट ही जाती है। देखो बेटा, खाना मैंने बना दिया है, तुम खा के जाना। सुधांशु खाना खा के अपने घर वापस आ गया था। सुधांशु घर पे तो आ गया था, पर रात भर उसी औरत के बारे में सोचता रहा। बेचारी के पास मोबाइल भी नहीं है, पति के पेंशन पे जी रही है। कैसी बेटी है जो माँ से मिलने भी नहीं आती। कम से कम एक मोबाइल ही दे देती, उसी पे सुख दुख बतिया लेती तो उसे कुछ तो सुख दुख बतिया लेती। ये सोचता हुआ सो गया। समय का काम है चलना और चलते जाना। देखते ही देखते 6 महीने कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। पर इन 6 महीनों में सुधांशु और बिमला देवी के बीच काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी, काफ़ी मित्रता जो है सो दोनों में हो गई थी। अक्सर दोनों की मुलाकातें कहीं न कहीं हो ही जाती, कभी बाजार, कभी हॉस्पिटल। सुधांशु उसकी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता, तो कभी कभी जो है उसे अपनी गाड़ी से घर भी जो है सो छोड़ दिया करता था, कुछ महीने बाद एक दिन बाजार में, आंटी, अरे ओ आंटी सुनो ना, अरे सुधांशु तुम कैसे हो? ठीक हूँ, ये काले चश्मे, हाँ बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम बन गई हूँ। सुधांशु हंस पड़ा। सुधांशु, इनसे मिलिए, ये मेरी पत्नी है। अच्छा, शादी हो गई तुम्हारी, इसलिए इतने दिनों से नहीं देखा। कभी घर पे लेके आना। हाँ आऊँगा। बिमला अपने घर वापस आ गई थी। कुछ देर के बाद सुधांशु अपनी पत्नी मोना के साथ घर वापस आ गया था। दोनों घर में बातें कर रहे थे। सुधांशु ने मोना से कहा, ये वही आंटी है जिसे आँख झपकाने की बीमारी है, तुम्हें बताया था ना मैंने? हाँ, मोना बोली, मेरे अंकल डॉक्टर हैं, उनसे बात करती हूँ, फिर हम ही इनका ऑपरेशन करवा देंगे और आंटी से उसकी बेटी जमाई का पता लेके उसे भी ढूंढ निकालूंगा। एक मोबाइल तो ज़रूर दिलवा दूंगा। सुधांशु पूरे जोश में बोल उठा। मोना कहती है, हाँ पतिदेव, ज़रूर, हमें तो मदद करनी ही चाहिए। फिर वो एक देशभक्त की पत्नी भी है और उसकी विधवा भी। इन देशभक्तों के कारण ही तो हम सुख चैन से जीते हैं। ऐसे में हमारी भी कोई न कोई फर्ज तो इंसानियत के कारण बनता ही है। सही कहा तुमने। फिर 1 महीने के बाद ही सुधांशु और उसकी पत्नी मोना ने बिमला देवी का ऑपरेशन करवा दिया था। बिमला देवी की आंखें जो है सो बिल्कुल ठीक हो गई थी और सुधांशु ने उसकी बेटी को भी खोज निकाला था। अस्पताल में सबों को देख करके बिमला देवी की आंखें छलछला आई। तुम बहुत अच्छे हो, एक बेटे की तरह मेरी मदद की, इतना सेवा किया, कितने पैसे लगे,
तभी मोना बोल पड़ी, ये मेरे चाचा का अस्पताल है, कुछ भी। तभी मोना बोल पड़ी, ये मेरे चाचा का अस्पताल है आंटी, कुछ भी पैसे नहीं लगे हैं। आप चिंता मत कीजिए। बिमला देवी की आंखें छलछला आई। बहुत ही अच्छे हो तुम दोनों। किसी बेटे और बहू की तरह मेरी सेवा की, मेरे लिए इतना कुछ किया। कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर पाऊंगी। तुम दोनों का एहसान मैं कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। तुम दोनों जो मेरे लिए किया है, ये कोई अपना भी नहीं कर सकता। बस बस बहुत हो गया आंटी, अब ज़्यादा नहीं, रोना अभी मना है। आँख में आंसू नहीं आने चाहिए। बहुत रो चुकी हैं आप आंटी। तभी सुधांशु बोल उठा कि बहुत रो चुकी हैं आंटी, अब नहीं, अब तो बस खुश होने का समय आ गया है। तभी मन्नू बोल उठी, माँ ये लो मोबाइल, और इसमें मैंने अपना, सुधांशु भैया और मुन्ना भाभी का भी नंबर सेव कर दिया है। चिंटू तुम्हें चलाना सिखा देगा। हाँ नानी। तभी मन्नू के सास ससुर ने हाथ जोड़ लिए, हमें माफ़ कर दीजिए, अपने अहंकार में मैंने आपकी तपस्या और बलिदान को अनदेखा कर दिया। तभी डॉक्टर बोल पड़े, अब बस भी कीजिए, अब पलके भींगनी नहीं चाहिए, ऑपरेशन हुआ है। सभी हंस पड़े। दोस्तों अब मैंने यहाँ तक जो है सो अपना थर्ड पार्ट जो है सो रख लिया है। अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। फिर अपनी अगली कहानी में फिर से मुलाकात होगी। तो अब मेरे वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और प्लीज़ देखिए कैसा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।